हेलो। आदरणीय कार्यक्रम को प्रारंभ करने करते करते हैं हैं दुबे दुबे जी। जी, आप आप सुन सुन पा पा रहे रहे हैं? हैं? हाँ हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बताइए। ओके। ओके। इस इस कार्यक्रम की की सहभागिता में में उपस्थित उपस्थित हमारे हमारे महाविद्यालय महाविद्यालय के के छात्र छात्र या या महाविद्यालय महाविद्यालय के के छात्रों छात्रों के के अलावा अलावा जो जो भी भी अन्य अन्य लोग लोग उपस्थित उपस्थित हैं हैं एवं एवं मेरे मेरे साथ में ही कलीग्स, कलीग्स, हमारे हमारे विद्यालय के विद्यालय के प्राचार्य प्राचार्य डॉक्टर डॉक्टर जीत जीत सिंह और सिंह और मेरे मेरे सहपाठी सहपाठी साथ में साथ में कार्यकर्ता काम काम करने करने वाले वाले डॉक्टर डॉक्टर विशाल विशाल दुबे दुबे और और इस इस कार्यक्रम कार्यक्रम की की रूपरेखा रूपरेखा को को प्रस्तुत करने वाले इस कार्यक्रम के टेक्निकल टेक्निकल इंचार्ज के इंचार्ज के रूप रूप में में डॉक्टर डॉक्टर अनुज अनुज कुमार, कुमार, मैं मैं इन इन सभी सभी का का विशेष रूप से इस इस कार्यक्रम में कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत करता करता हूं, हूँ, अभिनंदन अभिनंदन करता करता हूं। हूँ। इसके इसके साथ ही जो जो छात्र छात्र इस कार्यक्रम में अभी जुड़ नहीं पाए हैं उनको भी जो छात्र जुड़ चुके हैं वो किसी अन्य माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उन्हें सूचित करें और इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए उन्हें तत्पर करें, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष रूप से छात्राओं के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और कुछ एक अंशों में जो हमारे छात्र हैं उनके लिए भी, जो लड़के हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम का तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र के दौरान जो नवरात्र के दिन होते हैं, 9 दिन होते हैं, इसमें इस कार्यक्रम की बृहद रूपरेखा के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किया है। इस कार्यक्रम के तहत ही हम सब लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। 17 तारीख को निदेशालय स्तर से बहुत ही बृहद पैमाने पर बहुत बड़ी मात्रा में सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण एवं उच्च अधिकारी, इसके अलावा जो भी कार्य कर रहे थे वो सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए और निदेशालय स्तर से इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में हमें उन्होंने निर्देशित किया कि किस प्रकार से हमें कार्यक्रम को बृहद आयाम देते हुए एक लंबे स्तर तक लेके जाना है। कल हमने एसबीडी कॉलेज के साथ संयुक्त तत्वावधान में ये एक वेबिनार करने का भी आयोजन किया था, जिसमें हमारे विद्यालय से सभी प्राध्यापक एवं कुछ छात्राएं उसमें अवश्य रूप से उपस्थित हुई थी। मैं उन सभी का भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बड़ी निष्ठा और तत्परता के साथ इस कार्यक्रम की गरिमा और इसकी महत्ता को समझा और उन्होंने अपना पूरा योगदान उसके लिए दिया। आज भी मुझे दिखाई दे रहा है लगभग 16-17 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और लोग जुड़ धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें सूचनाएं प्रेषित होती रहेंगी, धीरे धीरे वो लोग जुड़ते रहेंगे। इन सभी आयामों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्यों इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की दिशा में सरकार को कदम उठाने पड़े और ये कार्यक्रम क्यों आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होते हैं, विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे मध्य में एक डॉक्टर विशाल दुबे जी के सहयोग से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं, एडवोकेट महोदय हैं डॉक्टर राज कपूर उपाध्याय जी, उनका भी आपको विचार सुनने को मिलेंगे। आपको उस विचार से आपको अवगत होगा, जानकारी पाएगी कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, किस तरह के उसमें वैधिक और कानूनी प्रावधान हैं जिनका आप भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। एक आप सभी पढ़ते हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, आपने पढ़ा होगा कि आज के जमाने में जो ये दौर चल रहा है, जैसे हम आधुनिक काल बोलते हैं और किन्हीं अंशों में हम इसे उत्तर आधुनिक काल भी बोल सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि नॉलेज इज पावर। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, हमारे पास जो भी सूचनाओं का स्रोत है वही वास्तव में हमारी जानकारी और वही हमारे लिए एक तरह से हथियार के रूप में काम करता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, किसी विषय के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम उसके सामने आने वाली समस्याओं का, उनका मुकाबला करने में कहीं ना कहीं अपने आप को अक्षम पाते हैं
और ये प्रोग्राम क्योंकि मिशन शक्ति इसको नाम दिया गया है, मिशन शक्ति का तात्पर्य कहीं न कहीं इस रूप में है कि ये लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए विशेष रूप से, और अगर इसे हम और बृहद पैमाने में सोचने की कोशिश करते हैं तो ये उन महिलाओं के लिए भी है जो बृहद स्तर पे कार्यस्थल पे काम करने जाती हैं या अपने घर में रहती हैं। तो एक तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित और जीवित वातावरण का निर्माण करना इस पूरे मिशन का उद्देश्य है। जैसा कि आपने इसके नाम से ही अवगत हो रहा होगा आपको कि मिशन शक्ति इसका नाम दिया गया है। ये केवल 17 से लेकर 25 तक की अवधारणाएं नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो हमें शासनादेश से पत्र प्राप्त होते रहते हैं या पत्राचार के माध्यम से हमें अवगत होता रहता है कि ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें कहीं न कहीं छात्राओं को स्वावलंबी बनाना है, उनके सम्मान की रक्षा करनी है और किस तरह से वो अपने आप को स्वावलंबी बना सकती है, किस तरह से वो अपने सम्मान की रक्षा कर सकती है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए प्रतिदिन एक अन्य विशेषज्ञ को उपस्थित करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी छात्राओं से भी और उनके अभिभावकों से भी और उनसे जुड़ने वाले सभी अन्य सहयोगियों से भी कि इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्ता को आप लोग बनाए रखें। अवश्य ही आप अगर इसमें आएंगे तो लाभान्वित होंगे, आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। महिलाओं के लिए भारतीय संविधान ने, भारतीय सरकार ने या हमारे पूर्वजाओं ने या प्राचीन काल से किस तरह के कानूनों का निर्माण हुआ था, चाहे वो विधिक कानून हो, चाहे वो संवैधानिक कानून हो, चाहे वो कार्यदायी कानून हो, किसी भी रूप में अगर आप देखेंगे तो बृहद पैमाना है जो महिलाओं से संबंधित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमें सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए प्रतिदिन हम एक विषय विशेषज्ञ को भी बनाएंगे आपके मध्य में। वो उस विषय के एक्सपर्ट होंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसके उपचार प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं। मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण संकल्प योजना है। पिछले दिनों आपने कुछ समसामयिक घटनाओं के माध्यम से भी देखा होगा किस तरह से लड़कियों के विरुद्ध कुछ अत्याचार बढ़े हैं। मैं यहाँ पर तथ्य और आंकड़ों की बात बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि बहुत से महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं वो कई कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा में आपके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, आपके सास ससुर के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, या आपके कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ माता पिता भी प्रताड़ित करते हैं अपने बच्चों को किन्हीं प्रयोजनों की वजह से या उन्हें अपनी बात मनवाने की वजह से। कुछ भी उसमें प्रयोजन आपके हो सकते हैं। तो इन सब चीजों के मध्य में आपके क्या अधिकार हैं, आप उनसे कैसे सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं, आप उन अधिकारों को कहाँ पर कैसे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन उसमें सहयोगी हो सकते हैं कि और भारतीय सरकार या भारतीय संविधान या भारत देश आपको किस रूप में इन अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रॉपर चैनल है, क्या माध्यम है, इन सब के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारियां हासिल होंगी। तो ये एक सामान्य संवेदना के रूप में हमने एक विषय आपके समक्ष उपस्थित रखा है कि जैसे हम आज हमारा 19 तारीख है, 17 और 18 तारीख को 2 प्रोग्राम पहले ही हो चुके हैं। आज ये वेबिनार का तीसरा दिन है हमारे मध्य में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से भौतिक रूप से माने फिजिकली अटेंड होना सभी के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से, और क्योंकि आगे का जो सिनेरियो है इस तरह की कोई आपदाएं या त्रासदी इंटरनेशनल लेवल पे या किसी और लेवल पर अगर इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यमों को अपनाना होगा। तो मैं छात्राओं से और इस माध्यम से जुड़े हुए अन्य जो भी लोग हैं उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि आप इस माध्यम को अधिक से अधिक मात्रा में अपनाने की कोशिश करें, इस माध्यम को प्रयोग करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप इन सब विधाओं में एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आप इसी ऑनलाइन माध्यम से बहुत सी चीजों को हासिल भी कर पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी चलते हैं। अगर मैं केवल शिक्षा की बात करूं, शैक्षिक विकास छात्राओं का या छात्रों का या अपने परिवेश का शैक्षिक विकास के बारे में हम बात
हासिल को जो आप अभी जो हमारा मुख्य मनोज सर, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्ब आ रहा है हमको। मनोज सर, आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है। सर ये डिलीवरी की वजह से आ रही है। मनोज सर, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है। शायद उनका कनेक्शन से टूट गया है। हाँ जी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बात अभी फिर से आ रहे शुरू करेंगे। हैं, अभी फिर से आ रहे हैं वापस। चला गया। हमारे दोनों देखो होस्ट भी तो भी चले गए, कैसा होती है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मनोज सर और विकास सर का लिंक टूट गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। अभी मनोज सर फिर से आ गए हैं वापस। मनोज सर, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मनोज सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज आपको? जी सर, जी अच्छे से आ रही है। अच्छा, ठीक है। अनुसार अगर आवाज में कुछ डिस्टरबेंस हो तो आप सूचित कर दीजिएगा। जी सर, जी। तो एक बार फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके मध्य से हम विलंब से दूर हो गए थे। एक बार फिर उपस्थित हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, इसका प्रस्तावना, रूपरेखा और क्या हमारे मध्य में जो हमारे 9 दिन के कार्यक्रम क्या क्या होने वाले हैं। 2 दिन के कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज हमारे मध्य में कुछ ही समय में अधिवक्ता जो एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनके सौजन्य से हमें कुछ समय प्राप्त हुआ है। आप उनके विचार सुनेंगे कि किस तरह से महिलाओं को जो भी बिंदु विधिक अधिकार के बारे में वो आपको जानकारियां देंगे। इसके अलावा जैसा कि देखने में आता है कि कई बार महिलाओं के पोषण में कुछ समस्याएं होती हैं। जो हमारी छात्राएं हैं या महिलाएं हैं, उनको आपने देखा होगा कि कई तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो स्वास्थ्य संबंधी होती हैं। और जो रिपोर्ट हैं वो ये बताती हैं कि अधिकतर महिलाओं में
पोषण की कमी होती है, तो उस पोषण को किस प्रकार से हम अर्जित कर सकते हैं, इसके विषय में भी हम एक दिन सेमिनार आयोजित करेंगे और आपको उस विषय के एक्सपर्ट जो होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पोषण के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बिंदु हैं जैसे कि घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, रेप, हिंसा, इस तरह की जो विधिक अधिकार हैं आपके, उनके बारे में भी आपको जानकारी इसी माध्यम से हम अवगत कराएंगे। इसके अलावा कानून प्रदत्त आपके कुछ अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने आपको दिए हैं, सार्वभौमिक सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी कराएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं कि छात्राएं या जो भी महिलाएं हैं वो कई बार समाज या लोक लाज की भय से कुछ बातों को शेयर नहीं कर पाती हैं, तो वहां पर उनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए क्या क्या चैनल हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायतें जायज तरीके से जो नाजायज लोग हैं उनके विरुद्ध आप पहुंचा सकते हैं, इसके भी कुछ चैनल हैं उसके बारे में हम आपको एक जानकारी कराएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के जब हम बारे में बात करते हैं तो सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु ये भी है कि किस तरह से हम जो हम पर कोई अटैक करने वाला है, जिसे हम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग बोलते हैं, ये भी इस मिशन शक्ति कार्यक्रम का महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें विधिक और नॉलेज के अलावा हमें फिजिकल रूप से भी सशक्त होना है और किस तरह से फिजिकल रूप से सशक्त होते हुए हम अपने जो प्रतिद्वंदी हैं जो हमारे साथ गलत करना चाहते हैं या हमारे साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, हम किस तरह से विरोध कर सकते हैं, इसके भी कुछ गुर और तरीके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सीखने को मिलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मार्शल आर्ट ट्रेनर हमारे मध्य में उपस्थित हो जाए, बात चल रही है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही विशिष्ट वीडियोज हैं जिनके माध्यम से भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपात की स्थिति में एक छात्रा अपने आप का बचाव कर सकती है। इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर किसी छात्रा के मन में कोई भी सवाल आपके मन में उठता है किसी भी प्रकार सुरक्षा को लेकर के, किसी भी अन्य बिंदु को लेकर के, तो इसमें चैट बॉक्स होता है, आप उस चैट बॉक्स के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे अभी एक छात्रा ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि मनोज सर आई कांट हियर योर वॉइस, तो मुझे समझ में आया कि शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसलिए इस प्रकार के जो बिंदु हैं आप एक सक्रिय सहभागिता इसमें निभाएं। उस छात्रा का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में सक्रिय सहभागिता निभाई। जैनब खान ऐसा करके कुछ नाम आया था। तो मैं चाहता हूं कि आप सक्रिय रूप से इस पूरे मिशन में अपनी सहभागिता निभाएं ताकि आप समझ पाएं इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ आपके लिए है। हम लोग तो पहले से ही बहुत भी हैं और जानकार भी हैं इन सब बिंदुओं के, इसलिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमें आपको जानकारी से अपने समकक्ष लेवल पे लेके आना है, आपको इन सब बिंदुओं से अवगत कराना है। यही सेमिनार और इस वेबिनार पूरे का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है उसका संयोजन करने का उद्देश्य है। तो इसलिए सभी छात्राएं इससे लाभान्वित हो सके और इस कार्यक्रम की सहभागिता आगे बढ़ सके। इन बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को अभी विराम दूं। इससे पहले कुछ रूपरेखाएं और मैं बता दूं, मैं अभी विशाल सर से मैं एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि विशाल सर क्या जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी बात पाई है, कुछ समय में वो जुड़ने वाले हैं या कुछ टाइम में बाकी है? डॉक्टर हाँ, मेरी इनसे बात हो गई है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, उसको सॉल्व करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी हम लोगों से जुड़ जाएंगे, मेरी इनसे बात हुई है। और तब तक हम अगर आप बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं बताएं, वरना फिर हम करें। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। जी थैंक यू सर। दो चार बातें मुझे आपसे शेयर करनी है, उसके बाद मैं ये माइक डॉक्टर विशाल जी हस्तगत कर दूंगा। वो आपको और बृहद पैमाने पर महिलाओं के बारे में बताएंगे। देखिए ये प्रोग्राम में आपको कुछ चीजें और सक्रिय सहभागिता के रूप में अपनानी है। जैसा कि मैंने ग्रुप में भी कुछ फोटोज आपके ग्रुप में प्लेस किए थे, उनका ताकि ये है स्लोगन और पोस्टर और निबंध, इस तरह की प्रतियोगिताएं अन्य अनेक महाविद्यालयों में भी आयोजित हो रही हैं और हमें इन माध्यमों को भी अपनाना है ताकि हम अपने आप को किसी न किसी रूप में सक्रिय सहभागी के रूप में स्थापित कर सकें। और हमने आपको उस माध्यम से प्रेरित भी किया था जो छात्र इनमें अच्छी प्रतियोगिता
टाइप का एक, जैसे हम कॉलेज में फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता के या निबंध प्रतियोगिता के या अन्य कोई छात्र नवोन्मेषी कोई रचनात्मक कार्य करना चाहता है, उसके लिए भी इसका आमंत्रण है। तो आप इन कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहभागिता करें। 17 तारीख से ये प्रोग्राम प्रारंभ हो गया है, तो 23 तारीख की लास्ट डेट है। आप स्लोगन और पोस्टर और हो सके तो निबंध भी आप लिख करके, चाहे हैंड राइटिंग में लिख करके, फोटो खींच करके आप प्रेषित कर सकते हैं, चाहे निबंध को आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। और स्लोगन और पोस्टर का जो फॉर्मेट होता है, लंबे लंबे अक्षरों में लिखना, रंगीन करके लिखना, उसमें भी आप ग्रुप में फोटोज प्रेषित कर सकते हैं। और जो भी प्रथम 3 छात्र होंगे, प्रथम 3 छात्राएं होंगी, उन 3 छात्राओं को जो हमारा एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक समारोह होता है, उसमें विशेष रूप से वो सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रथम 3 स्थानों पर नहीं भी आ पाते हैं, जो छात्र या छात्राएं किसी वजह से उन्होंने नहीं रह पाते हैं प्रथम 3 स्थानों में, लेकिन उन्होंने सक्रिय सहभागिता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन्हें भी हम 3 सांत्वना पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसलिए कम से कम जितने भी ज्यादा से ज्यादा छात्र हो सके अपना एफर्ट प्रदान करें, अपनी योग्यता को यहाँ स्थापित करने की कोशिश करें। और वो सभी पोस्टर और स्लोगन वगैरह में जो ग्रुप बना हुआ है महिला सुरक्षा ट्रेनिंग, उसमें प्रेषित कर दें। हमारी टीम बैठ करके उस सभी बिंदुओं पर विचार करेगी और किसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देना है ये भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा 25 तारीख की शाम तक ही। इसलिए मेरा एक बार फिर सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम की गरिमा और श्रेष्ठता को बनाए रखें। और गरिमा और श्रेष्ठता आपकी तभी बनी रहेगी जब आप खुद इस प्रोग्राम में सक्रिय रूप से सहभागी के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये कुछ कार्यक्रम आपके लिए भी हैं रचनात्मक रूप से। मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा ध्यान आया था शायद हमारे मध्य में विशाल सर अभी सुन पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारे मध्य में वो जुड़ चुके हैं जो आज के इस कार्यक्रम के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। मैं अनुरोध करूंगा विशाल सर से कि एक बार सूचित करें कि क्या वो हमारे मध्य में उपस्थित हो गए हैं। डॉक्टर विशाल सर, चलिए शायद वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने एक्सपर्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि वो जुड़ चुके हैं कृपया हमें सूचित करें। डॉक्टर राज कपूर उपाध्याय जी आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमने उन्हें आमंत्रित किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो वकील हैं, अधिवक्ता हैं। यदि वो जुड़ गए हैं तो कृपया सूचित करने का कष्ट करें। मनोज सर जी जी सर वो हमारे बीच जुड़ गए हैं। श्री राजकुमार जी एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। मनोज सर वो जुड़ गए हैं, आप उन्हें आमंत्रित कीजिए। जी मैं अभी छात्राओं की तरफ से और इस महाविद्यालय परिवार की ओर से राज कपूर जी उपाध्याय जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और हमारे विशाल दुबे जी के विशेष निवेदन और विशेष अनुरोध पर आज उन्होंने बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अनुग्रहित करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी विकट परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे जगह पर जब कोई वकील कार्य करता है तो उसके सामने कितनी समय की समस्याएं होती हैं, लेकिन इन सभी के बीच में भी उन्होंने हमें कुछ बहुमूल्य क्षण, बहुमूल्य पल अपने इस खाते से निकाल कर हमारे लिए आयोजित किए हैं, हमारे लिए प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो हमारे छात्राओं का इस वेबिनार के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर राज कपूर जी उपाध्याय। राज कपूर सर आप अपना माइक अनम्यूट करिए पहले एक बार सर प्लीज। सभी छात्र धैर्य बनाए रखें। ये क्योंकि टेक्निकल समस्याएं कई बार हो जाती हैं, आप जानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका ये धैर्य की भी परीक्षा है। असल में उनके साथ ये तकनीकी दिक्कत आई थी कुछ देर पहले भी कि वो जुड़ना चाह रहे थे और वो किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे थे, नेटवर्क स्लो चल रहा था उसके लिए। उसके बाद मेरे साथ ये तीसरा या चौथा प्रयास है रावण जोड़ने का। अब शायद वो बराबर जुड़े हुए हैं लेकिन शायद कुछ दिक्कत आ रही होगी मेरे ख्याल से।
वो शायद अभी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी फिर करके पहले से बात करता हूँ। जी सर, आप अनम्यूट कर लिया आपने। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, सर बोलिए सर, आवाज आ रही है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस योग्य समझा और कुछ बोलने का मुझे मौका दिया। और साथ साथ मैं डॉक्टर विशाल दुबे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। महाविद्यालय में जो महामाया राजकीय महाविद्यालय शेरकोट बिजनौर में जो ये रेंजर्स प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान का जो संचालन किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं सबसे पहले जो है हमें जो जैसा कि दुबे सर के द्वारा मुझे ये एक टॉपिक मिला था कि उस पे मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा, महिला सुरक्षा विषय पर। तो मैं आज उसके संदर्भ में कुछ जो है आप लोगों को बताऊंगा कि ये महिला सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं या हमारे समाज में महिलाओं के साथ कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं, किस प्रकार से उनको समाज में किस तरह की विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनके साथ होता है। इवन तो जब उनके पैदा होने से लेकर के और लास्ट तक उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ये जो मिशन शक्ति का जो वो चल रहा है, ये वासंतिक नवरात्र से लेकर के जो है ये सर्दी नवरात्र से लेकर के वासंतिक नवरात्र तक चलेगा। 17 अक्टूबर 2020 से 22 अप्रैल 2021 के बीच तक। तो एक ये बहुत बढ़िया हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा कार्य है। और इसमें जो इस मिशन शक्ति के उद्देश्य हैं वो ये हैं कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं या उनमें जो अपराधी संलिप्त हैं, ठीक है, इसके द्वारा उन पे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज कि महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए जो हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ प्रावधान बने हैं, जो एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, उनको कैसे पालन कराया जाएगा, किस प्रकार और कौन से एक्ट हैं, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या कौन से वो बने हैं, किस तरह से हम उसका वो कर सकते हैं। हमारा देश हिंदुस्तान ये एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग रीति रिवाज के तथा अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। और भारत में प्राचीन काल से ही नारियों को एक ऐसा सम्मान दिया गया है, उन्हें देवी की तरह से पूजा जाता है, उन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इवन दो हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में इस तरह की बातें की गई हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात ये बात कही गई है कि जहां नारियों की पूजा होती है या जहां नारी पूजी जाती है वहां देवता भी निवास करते हैं। अर्थात हम शुरू से ही कालांतर से ही हम नारियों को पूजनीय मानते चले आ रहे हैं और उन्हें हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। परंतु यह 100% सत्य है कि महिलाएं लक्ष्मी स्वरूपा होते हुए भी आज के युग में कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वह समस्याएं बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। उन पे विस्तृत चर्चा करना बहुत एक लंबा विषय है। कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि महिला सुरक्षा का स्तर लगातार गिरता जाता है। महिला सुरक्षा नहीं, जो महिला की सुरक्षा के लिए जो बातें कही गई हैं या जो कानून बने गए हैं उनको सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है या न पालन करवाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत ढेर सारे कारण हैं।
इससे अपराधों में इजाफा हुआ है। हमारे देश में बहुत ढेर सारे महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, लैंगिक भेदभाव है हमारे समाज में। महिलाओं और बच्चों के लिए जो कानून बने हैं उन पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो हम एक बात ध्यान दें कि महिलाओं के साथ हिंसा किस तरह कहाँ होती है। हम लगातार इस बात पर देखते हैं, हमारे सामने ये बातें आती हैं कि वकालत के भी पेशे में ये बात हम अक्सर देखते हैं कि घरेलू हिंसा की, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक हिंसा की, छेड़खानी करने की, किसी महिला को घूरने की, उसको पीछा करने की, बलात्कार, यौन हमला, एसिड अटैक, दहेज संबंधी इस तरह की तमाम समस्याएं महिलाओं के प्रति देखने को मिलती हैं और इनसे जो है महिलाएं लगातार प्रभावित होती रहती हैं। तो हम देखिए, एक प्रमुख बात हम ध्यान दें कि हिंसा क्या है। हिंसा केवल हम किसी से मारपीट कर लें, किसी को गाली गलौज करें, हिंसा वही नहीं है। हिंसा पे हम बहुत सरलतम तरीके से चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक छोटी सी बात जान लेना जरूरी है कि यदि हम किसी की इज्जत पे हाथ डालते हैं, किसी को हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। और जेंडर जो हमारा लैंगिक अपराध है, लैंगिक अपराध में सर्वप्रमुख हमें ये देखना है कि लिंग भेद करके भी हम महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो हमें ये देखना है कि इन सब समस्याओं के लिए हमारी सरकार ने क्या कानून बनाए, क्या क्या उनके लिए व्यवस्था करी कि उनको किस प्रकार से हम इससे निजात दिला सकें या उनको इसके द्वारा लाभ पहुंचा सकें। सबसे पहले तो घरेलू हिंसा से संबंधित, जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है उससे संबंधित घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में बना और यह अधिनियम जो है 2006 में लागू हुआ और इसमें ये बताया गया कि घर में रहने वाली कोई भी महिला, वो जिसके प्रति यदि घरेलू हिंसा होती है तो वो कानून का सहारा लेकर के एफआईआर लिखवा करके या पुलिस को सूचित करके इस एक्ट के द्वारा अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। दूसरा, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम बना 56 में। इसमें सेक्शन 3 में ये बताया गया कि किसी को भी वैश्यालय बना करके और उसके लिए अनुमति दे करके यदि कोई वो किया जाता है तो ये दंडात्मक अपराध है। इस धारा के अंतर्गत उसे दंड दिया जा सकता है। इसलिए महिलाओं को किसी प्रकार से प्रेरित करके भी इस तरह का अपराध नहीं, इसमें सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में पूरी तरह से विस्तृत विवेचना की गई है कि देह व्यापार जो है वो एक अपराध है। ये नहीं कराया नहीं जा सकता है, किसी को इसके लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ अशोभनीय चित्रण अधिनियम ये बना 1986 में और इसके अंतर्गत ये बताया कि महिलाओं का अशोभनीय चित्रण करके उनको किसी प्रकार से सामाजिक उसमें जो है पूरी तरह से आज्ञापित नहीं किया जा सकता है। तो इस धारा के अंतर्गत यदि ऐसा होता है तो महिलाओं को इस धारा के अंतर्गत अपनी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तीसरा, महिलाओं के लिए एक लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम बना 2013 में। जैसे कि 10, 20, 25 अधिक लोग वर्क करते हैं तो वहां पे महिलाओं के साथ यदि कोई उत्पीड़न होता है, कोई उनके साथ किसी प्रकार की घटना होती है, अशोभनीय कोई कार्य होता है, कोई उनके साथ कोई छीटाकछी करता है, दुर्व्यवहार करता है,
तो वो महिलाओं के लिए ये बनाया गया कि वो इस 2013 में जो अधिनियम बना, इसके तहत वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का FIR या वो दर्ज करा सकते। तीसरा एक बहुत प्रचलित अधिनियम बना था जो सब लोगों को लगभग मालूम है, 1994 में बना था, कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम। उसमें ये बताया गया था कि यदि भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है उसका संज्ञान लाना, उसका पता करना कि वो कौन सी लिंग है, ये भी एक अपराध है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके साथ साथ एक दहेज अधिनियम 1961 में जो बहुत विशेष अधिनियम है वो बना, उसको भी उस दहेज लेने वाला दहेज देने वाला दोनों ही अपराधी माने जाएंगे यदि ऐसा करते हैं तो। लेकिन बाद में एक जो बहुत विशेष एक्ट बना निर्भया कांड के बाद, जिसको हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, जो 2012 में लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहले ऐसा था कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के साथ आयु के बच्चियों के साथ यदि ऐसा कुछ होता है तो उनके साथ ही 376 में कोई अपराध कारित किया जा सकता है। परंतु 2012 में जब पॉक्सो अधिनियम बन गया तो उसमें सेक्शन 3 और 4 में, सेक्शन 5 और 6 में, सेक्शन 7 और 8 में अलग अलग तरह की बातें निर्धारित की गई, जिसमें ये बताया गया कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ यदि कुछ ऐसी वो होती है तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के दंड निर्धारित किए गए। जैसे सेक्शन 3-4 में आजीवन कारावास की सजा है, सेक्शन 5-6 में आजीवन कारावास है और भी उसको बढ़ाया जा सकता है, 7-8 में उसमें फांसी तक की भी सजा है। तो इस प्रकार से ऐसा हुआ कि उससे हमारे समाज में एक लोगों में ये आया कि ये अपराध मतलब कम किया जा सके और कम हुए। बट हमारा कहना यह है कि ये जितने एक्ट बने या जितनी सारी चीजें बनी, उनका पालन करवाना और उनको विशेष रूप से लागू करवाना, यदि इस तरह से ये लागू नहीं होते हैं, यदि इनका पालन नहीं करवाया जाता है, तो हमारे समाज में महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, जो महिलाएं असुरक्षा की भावना से समाज में विचलित होती हैं, तो इनके द्वारा जो है बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि ये जो सारे एक्ट बने हैं और जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जितना भी हमारी सरकार द्वारा योजनाएं हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है, इनको बहुत ही कठोरतम तरीके से पालन कराया जाए, जिससे कि इसका लाभ समाज को मिल सके और हमारे देश की महिलाएं बहुत ही स्वच्छंद तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करते हुए समाज में विकास कर सकें। निष्कर्ष रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में जो कड़े कानून बने हैं और जो एक्ट लाए गए हैं, उनको पूर्णतया लागू करके महिलाओं के अंदर जो असुरक्षा की भावना है उसको उनके दिमाग से, जेहन से बाहर निकाला जाए और उनको पालन कराया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अनु सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी धन्यवाद सर। डॉक्टर राज कपूर जी उपाध्याय का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत ही संक्षेप और सारगर्भित शब्दों में उन्होंने हमें लाभान्वित किया। जैसा कि आपने सुना कि घरेलू हिंसा अधिनियम और पॉक्सो एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था हमारे इस कार्यक्रम का। हमारे इस कार्यक्रम का आज का टॉपिक भी यही था। उस विषय पे उन्होंने अपने बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त गागर में सागर भरने जैसे विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि पूरा हमारे महाविद्यालय की जो भी छात्राएं हैं या हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन सबको इस सूक्ष्म बिंदुओं की, जो कि टेक्निकल बिंदु जिसे हम बोल सकते हैं,
उसके बारे में आपने बहुत ही बारीकी से छात्राओं को और इनको लाभान्वित किया, और वो अवश्य ही अपने जीवन में इन सब बिंदुओं से लाभान्वित होंगे। और यदि इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं या वो आगे अभी किसी और का मार्गदर्शन कर सकते हैं तो उसका वो उपयोग करेंगे। मैं पुनः आपका तहे दिल से इस महाविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी छात्राओं की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भविष्य में भी आपने जिस तरह से हमारे मध्य में बहुत ही व्यस्त समय में से कुछ क्षण कुछ पल हमारे लिए निकाल कर सुरक्षित रखे, इसके लिए मैं डॉक्टर विशाल जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार के सहयोगी और इस प्रकार के विषय विशेषज्ञ जो अपने विषय में महारत हासिल रखते हैं, इस प्रकार के वक्ताओं का संयोजन किया। और अब मैं डॉक्टर अनुज जी से निवेदन करूंगा कि जो इस कार्यक्रम का द्वितीय बिंदु है, जिसे हम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के माध्यम से भी जानते हैं, अभी आपने जो राज कपूर जी उपाध्याय अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से जो वचन सुने, जो बातें सुनी, जो विधिक जानकारी ली, ये इसका लीगल एस्पेक्ट है। इसके अलावा हम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ये भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि कई बार बिंदु ऐसे होते हैं कि आप कोर्ट या कचहरी या पुलिस के माध्यम से इनका उपचार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो तत्काल इन एक्शन आप ऑन द स्पॉट आप क्या करें, किस तरह से आप उन बिंदुओं से बच सकते हैं, उन घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए इस कार्यक्रम का द्वितीय चरण है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, और मैं अनुज जी से अनुरोध करूंगा कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए वो, क्योंकि हमारे पास अभी मार्शल आर्ट ट्रेनर की कोई उपयोग वो नहीं हो पाई है, तो वो छात्रों को कुछ वीडियो दिखाएं जिसमें बकायदा हमने अच्छे से सिलेक्ट की हुई वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास कोई हमलावर हमला करता है तो हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। मैं अब ये अग्रिम कार्यक्रम और उस प्रसारण के लिए डॉक्टर अनुज जी से अनुरोध करूंगा। डॉक्टर अनुज। नहीं सर, अभी तो कोई वीडियो नहीं दिखाई, अभी नहीं आ रही। शायद कुछ स्लो चल रही होगी। ये एक एनजीओ चलाती हैं और ये जागरूक करती हैं महिलाओं को कि वो किस तरह से अपना आप को बचा पाएं। मृगांका, मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा कि 5 चीजें अगर हों आपके पास तो आप किससे अपने आप को बचा सकती हैं, वो 5 चीजें? बिल्कुल विदित, तो इस समय अपना मैं बैग कैरी कर रही हूँ और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरे पास कितने वेपन्स हैं। वेपन मुझे लगता नहीं, आपके पास शायद पेपर स्प्रे होगा एक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बैग, उठा के देखिए, ये एक हैवी बैग है। हाँ, लेकिन इस बैग को आप एज अ वेपन कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप सामने से आ रहे हैं और मुझ पे अटैक करना ही आपकी इंटेंट है, एंड आई कैन रीड इट इन योर आईज, तो मैं अपने बैग को एक वेपन की तरह यूज करके इसको आपके फेस में स्लैम कर सकती हूँ और कोशिश करूंगी कि आपके जो सॉफ्ट स्पॉट है, आपकी नोज, आपके फेस जो है ना, चेहरे पे बहुत सारे सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, तो आपको मैं 1-2 बार रिपीटेडली हिट करूं और वहां से भाग जाऊं। दूसरा वेपन मैं आपको बताती हूँ, ये पेन। कहते हैं पेन इज माइटियर देन अ सोर्ड, इन नॉट जस्ट वन वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी तरफ बढ़ते हैं मुझ पर अटैक करने के लिए, तो ये जो आपके एडम्स एप्पल के नीचे ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढा है, इसको जरा प्रेस कीजिए जोर से। क्या हुआ? खांसी आई? जी जी। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट यहाँ से चोक किया जाता है, ठीक है? तो अगर मैं अपना पेन यूज करके, ये पेन मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ, ये पेन मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ। अगर मैं आपको हिट करूंगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ अपने फिंगर के आप इसको बहुत प्यार से प्रेस कर रहे हैं तो आपको खांसी आई है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं, हर सिचुएशन अलग होती है, तो कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, पेन का एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको देती हूँ, गाड़ी की चाबी या फिर स्कूटर की चाबी, या स्कूटर की चाबी, कोई भी चाबी जो आप कैरी कर रहे हैं, ये भी एक वेपन है। कैसे? जब आप इसको देखिए, जब इसको ऐसे होल्ड करते हैं, ठीक है, और आप वैसे, आपके मुक्का जो है, मुक्का कभी भी ऐसे नहीं मारना चाहिए, जो एक धारणा है लोगों में कि पंच यूं, मूवी में तो बहुत लगता है, लेकिन ये ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके नकल्स टूट जाएंगे। तो किस तरह से मारना? बहुत अच्छा सवाल। ये जो है, ये जो लोअर पोर्शन होता है ना, बेस ऑफ पाम, ये बहुत स्ट्रांग बोन होता है, तो अगर आपको हिट करना है तो दिस इज द राइट वे टू हिट। बट फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी की तरफ जा रही हो और आप पे किसी ने अटैक कर दिया,
तो आप इसको पंच की तरह जब यूज करेंगे, फेस पे आप कहीं वीडियो भी में आवाज लगाएंगे नहीं as आ a पा punch, रही है। जैसे मैंने आपको बताया थ्रोट पे, Throat तो आप पे। खुद सोचिए कि कितना लीथल, आपकी कीज बहुत लीथल होती है क्योंकि वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होती है, जी। तो आप उसको एज जी ए जी, वेपन अब ऑफ आ सेल्फ रही है, डिफेंस अब आ रही यूज है कर आवाज। सकती है। मैं आपको सिचुएशनल भी बताती हूँ। जी। क्या हो सकता है कि जब मैं रोड पे जा रही जी। हूँ तो आप मेरे हाथ पकड़ के मुझे किसी गाड़ी में खींचने की कोशिश जी। करेंगे और मेरा रिएक्शन होगा कि मैं आपसे बचने की कोशिश आप करूंगी, बचेंगे। मैं बैठूंगी। ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको सरप्राइज कर सकती हूँ। सो आप मुझे खींचे, जी। आई विल कम टुवर्ड्स यू, जी। और ये देखिए मैं साइड में जाऊंगी और मेरी हील्स, जो कि मेरा एक बहुत स्ट्रांग वेपन है, सभी लड़कियां हाई हील्स पहनती हैं, तो इससे मैं आपकी नी कैप को हिट करूंगी। और अगर मैं बहुत जोर से आपको नी कैप पे हिट करूंगी तो आपका नी कैप टूट जाएगा और आप वहीं पे बैठ जाओगे। दैट विल गिव मी एनफ टाइम कि मैं उस सिचुएशन से भाग सकूं और खुद को डिफेंड कर Okay. सकूं। दूसरा एग्जाम्पल, जी। मान लीजिए कि आपने मुझे पीछे से पकड़ लिया जी। और अब आप मुझे जोर से पकड़ सकते हैं, जी, जी। ठीक है? आपने मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरे हाथ जो है मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। जी। मेरी यही जो पाँव के शूज हैं, मेरी जी। हील्स, उससे मैं आपको ग्रॉइन में हिट कर सकती हूँ। सभी जानते हैं कि ग्रॉइन एक सॉफ्ट स्पॉट है, जी। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं आपको सामने से हिट करूं। आवाज स्पष्ट आपने नहीं मुझे है। पीछे से पकड़ा जी। तो मैं आपके शूज पे, और अगर आप बेयरफुट है तो भी आपके ये टोज देखिए, हाँ, आपके टोज पे अपने हील से हिट कर सकती हूँ। और फिर मैं जो है आपको, और उस बीच में अगर आप नीचे आते हैं तो मैं आपको ग्रोइन में हिट करके आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस सिचुएशन से हमें भाग जाना है, हमें वहां पे रहना नहीं है। पहली बात तो हमें फाइट करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई फाइट हम पे इम्पोज करता है तो ये वो छोटी छोटी बेसिक टिप्स है और वो बेसिक चीज अपने साथ कैरी, तो सेल्फ डिफेंस हम हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। ओके मृगांका, और एक और बात, मोबाइल फोन आजकल जितनी भी लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं, अनुज सर, मोबाइल आवाज में कुछ काफी दिक्कत यूज आ करते रही हैं, है। हाथ में मोबाइल रखते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है मोबाइल भी किसी तरह से आपको बचा सकता है? बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल। पहली बात तो आजकल ये जो हम बड़े बड़े मोबाइल फोन्स यूज करते हैं काफी हैवी होते हैं, ठीक है? अभी हैवी मोबाइल फोन जो है, मैं कहाँ पर हर सिचुएशन में, फिर से कहूंगी, हर सिचुएशन अलग होती है, लेकिन जी। फॉर एग्जांपल आपने मुझे अटैक किया तो ये जो ईयर के पास एरिया होता है, ये अगेन एक वल्नरेबल स्पॉट होता है। तो मैं अपना मोबाइल अगर जोर से आपको मारूं या मैं आपको इस तरह से हिट करूं तो आपको जोर से लगेगा। तो देखा आपने, आपके बैग में मौजूद 5 वो चीजें जिनको आप समझते हैं कि अरे ये तो बड़ी नॉवल सी चीजें हैं, आपकी मुसीबत के समय में जान बचा सकती हैं। थैंक यू मृगांका सो मच हमें ये सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच विद इट, स्टे सेफ एवरीवन। स्टे सेफ। आमतौर पर जब भारतीय नारियों का जिक्र धन्यवाद सर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अगली बार आगे से इसका भी ध्यान रखेंगे, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क में प्रॉब्लम इश्यू हो जाते हैं। इस वजह से बीच बीच में आवाज हमारी छात्राओं के मध्य में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई थी। इस बात को, इस बिंदु को हम आगे से संज्ञान में रखेंगे और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। इसके साथ ही जो छात्राएं उपस्थित हैं उन सभी से मेरा एक अनुरोध और है कि अपने अभिभावकों को भी वो साथ में रखें। कल या परसों जिस दिन भी हमारी छात्राएं सबसे ज्यादा जुड़ जाएंगे, हमारे पास संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी, उस दिन हम शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें छात्राओं को भी शपथ लेनी है और उनके अभिभावकों को भी शपथ लेनी है, इसका आयोजन किया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम की सहभागिता के साथ साथ इस कार्यक्रम में जितना आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, ये कार्यक्रम बुलंदी तक पहुंचेगा और जो इसका मिशन है, मिशन शक्ति, वो कहीं ना कहीं अपने रूप में सशक्त होगा और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि अभी हमारे मध्य में जो एडवोकेट महोदय थे, उन्होंने बताया था कि 21 अप्रैल तक चलने वाला है। अभी वर्तमान में सिर्फ 9 दिन के लिए है ये, दशहरा तक, लास्ट डे 25 तारीख। तो मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सहभागियों का, सभी लोगों का पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही मैं अनुज सर से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को कुछ समय में समाप्त घोषित किया जाए। कि इससे पहले कि समाप्त घोषित करें, डॉक्टर विशाल जी से मेरा अनुरोध है कि अगर वो कोई सूचना प्रेषित करना चाहते हो तो इस माध्यम से हमारे मध्य में सभी छात्र जुड़े हुए हैं, वो सूचना प्रेषित कर सकते हैं। डॉक्टर विशाल। धन्यवाद मनोज सर। इसके साथ ही मैं अपने साथी अध्यापकों का और प्यारे बच्चों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस मंच के थ्रू एक शासकीय कार्य के हित के लिए जुड़े,
देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं। मामला ऐसा है कि ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है महिला सुरक्षा के ऊपर, ये महिलाओं के लिए है। मैंने कई लोगों को फोन किया, उसमें लड़कियों का कहना ये है कि पहले मैं पिताजी से पूछ लूं, मैं भाई से पूछ लूं। देखिए, ये जो ट्रेनिंग है वो इसीलिए है कि समाज में लिंग भेद किया जा रहा है। समाज में आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, चाहे आपका घर हो, समाज हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपका साथ कोई दोस्त हो जो आपसे ठीक से बात ना करता हो। उसी चीज को खत्म करने के लिए, आपको मजबूती देने के लिए बात की जा रही है। अगर अगर आप लोग उसके बाद भी कहती हैं कि पिताजी बताएंगे या भाई बताएगा, तो भाई ये आपके साथ होने वाले अपराध के लिए है, उनके साथ होने वाले अपराध के लिए नहीं है। अभी हम आपको एक शपथ भी दिलवाएंगे कुछ दिन में, जो आपके घर वालों को लेनी है, आपको भी लेनी है, और ये एक नैतिक मुद्दा है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप भी जुड़े। हाँ, अगर आपके अभिभावकों को या पेरेंट्स को सुनना है, भाइयों को सुनना है, स्वागत है। लेकिन अगर लड़कियां हैं तो वो जरूर सुने, ये उनकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि आपकी सुरक्षा इस सरकार का सर्वोत्तम और बिल्कुल हाई प्रायोरिटी वाला वर्क है, जिससे आपको जोड़ा गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि भी आपको वकील साहब ने बताया था कि पूरे अगले नवरात्र तक काम चलना है। ये इस समय पूरी सरकार की मशीनरी, लेखपाल से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक इसी कार्य में लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप खुद इतनी सशक्त हो जाएं कि आपकी तरफ किसी का भी देखने का, मुंह उठाने की हिम्मत ना हो। अपराधियों को वहीं पर कठोरतम दंड दिया जाए। इसीलिए आपको माल की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कम से कम समय में आप अपना किस तरह से रिएक्ट कर सकती हैं। जो कुछ छोटे मोटे पॉइंट छूट जाएंगे वो आपको हम लोग ऐसे ही ट्रेनिंग में बताते रहेंगे। कल ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है वो ऐसे ही शाम को होगी, शाम को 4 बजे से। इसलिए आज जो लोग देर से जुड़े हैं उनसे मेरी फिर से एक गाइडलाइन है और सख्त हिदायत है कि टाइम से जुड़े। उनके देर से जुड़ने के कारण ही हमको आगे का टाइम बढ़ाना पड़ गया, जिस कारण से हमारा प्रोग्राम लंबा खिंचा। तो इसलिए हमारी आपसे है कल आप लोग 7-4-4-5-3-55 के अंदर अंदर जुड़ जाएं, जिससे कार्यक्रम आपका तेजी से चलते रहे। हमको फिर आप लोगों का वेट करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी फिर से आप लोगों से एक हिदायत भी है, रिक्वेस्ट भी है, जिसको आप समझें, इसको माने कि ये कार्यक्रम आपकी सुरक्षा के लिए है। हम चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं जहां पर भी हैं वो सेफ रहें। ये बात घर की नहीं है, बाहर की भी है। बाहर आप कॉलेज में आई हैं, आपके पिताजी भाई साथ में आते हैं, नहीं आते हैं, हमको नहीं पता। तो आखिर कल को कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनल कंडीशन भगवान न करे हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आप अपने सुरक्षा करने में खुद से समर्थ रहें। इसलिए है, भगवान न करे कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए, फिर आपको फिर कहेंगे साहब बताया नहीं गया। इस बार आपको पहले से अलर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, 100 नंबर, 112 नंबर अपने दिमाग में बिल्कुल फिट रखें। मोबाइल आज की तारीख में सबके पास है। किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत होने पर ये लोग आपकी सहायता सदैव करेंगे। मैं फिर से मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और एक प्रोग्राम क्या करना है और उस समाप्ति की घोषणा किस प्रकार करनी है वो करने करें। मनोज सर। जी विशाल सर, धन्यवाद। धन्यवाद विशाल सर। और जैसा कि अभी आप सभी ने जो निर्देश डॉक्टर विशाल जी ने आपको प्रेषित किए हैं कि एक प्रोग्राम अनवरत रूप से 25 तारीख तक चलता रहेगा और आप इसी चैनल के माध्यम से इसी लिंक पर 4 से 5 के मध्य में जुड़ते रहेंगे। आज जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हुई हैं उनसे हम सबक लेंगे। आज तीसरा दिन हमारे इस प्रोग्राम का है और इस कार्यक्रम को आगे ही और भी दिलचस्प रूप से आपके समक्ष उपस्थित किया जाएगा। इसके अलावा छात्राओं से विशेष निवेदन है, विशेष अनुरोध है कि आप स्लोगन और पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से जो हमने ग्रुप में भी प्रेषित किया था उस प्रोग्राम की तरफ भी ध्यान दें और जैसे ही आप बना लेते हैं उन्हें वहां पर प्रेषित कर दें, ग्रुप में भेज दें, जिससे कि हम आगे फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 3 सांत्वना पुरस्कार जो कि वार्षिक समारोह में विशेष रूप से प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और किसी छात्रा के मन में आगे से कोई भी सवाल होगा तो चैट बॉक्स में
या फिर अगर वो बोल करके कुछ पूछना चाहते हो तो बोल करके भी पूछ सकते हैं। मैं अनुज सर से अनुरोध करूंगा कि इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद।